तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन 360 हाल के लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है, क्योंकि वहां पर अगर वो उन लोगों को हरा देता है तो वो ग्रैनी सी को विलेज छोड़ने से बचा पाएगा। और उसके लिए वो कंटिन्यूसली उन लोगों के साथ फाइट करता रहता है और उसका टाइम भी तेजी से गुजरना शुरू हो गया था। और एक बिल्डिंग के हिसाब से उसे एक दिन का टाइम मिला था, जिसके हिसाब से वो अभी भी थोड़ा सा लेट था। मगर 2 बिल्डिंग्स को खाली करने के बाद 3rd बिल्डिंग में उसे 4 वॉरियर्स को एक साथ ही चैलेंज करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत ही थोड़ा बचा था। चारों वॉरियर जब उसके सामने आते हैं तो उसे पता चलता है कि ये चारों तो अलग अलग स्पिरिचुअल बीस्ट मास्टर हैं। चारों के पास अलग अलग एट्रीब्यूट पावर है। वो चारों के चारों मोशन पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने सेक्ट के टॉप के स्पिरिट बीस्ट मास्टर थे। मगर मोशन भी किसी सूरत हार मानने वाला नहीं था। उसे अपनी ग्रैनी को हर हाल में बचाना था, तो इसीलिए वो उन लोगों के साथ जम के फाइट करता है और अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को भी अवेकन करने के लिए वो उनकी ही पावर को यूज करते हुए फिर उन लोगों पर एक जोरदार अटैक करते हुए उन्हें चारों तरफ से उस बिल्डिंग से निकालकर बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ये मैच जीत जाता है। और 360 हाल के वो सभी लोग फिर उसके आगे सरेंडर करते हैं और उसे अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उन लोगों का एंसेस्टर सब लोगों के सामने मोशन को एम्परर की कुर्सी पर भी बिठा देता है और उससे कहता है कि आज से हमारा सेक्ट तुम्हारा है। अगले सीन में हमें दोबारा से उस विलेज में उन्हीं एल्डर्स को दिखाया जाता है। उनमें से फिर ग्रैंडपा ग्वान बाहर निकल कर आता है और वो कहता है कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे विलेज में दुनिया का नंबर 1 मैजिक सेक्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर एक 12 साल के बच्चे को अपना लीडर बना लेगा। यकीन नहीं आता कि वो लोग इस वक्त अपने नए लीडर को वेलकम कर रहे हैं, जो कि 12 साल का एक बच्चा है। ये कहकर वो लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। मगर फिर ग्रैंडपा युआनजी कहता है कि हम लोगों ने मोशन के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसे पाल पोस कर ऐसा बड़ा किया है कि वो अब सब लोगों से बिल्कुल डिफरेंट बन चुका है। आज उसे जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारी टीचिंग्स की वजह से है, और ऊपर से उसकी ओवरलॉर्ड बॉडी वो उसे दुनिया में सबसे डिफरेंट बना देती है। और इस तरफ तो मोशन ने अपनी 3rd एट्रीब्यूट पावर को भी अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे डिमोनिक कल्ट पर अब एक और एडवांटेज मिल गया था। मगर विलेज चीफ कहता है कि मोशन को अपनी 3 डान टेक्निक को कंप्लीटली अवेकन करने के लिए अपनी इन तीनों एट्रीब्यूट पावर को कम से कम भी 3 बार अवेकन करना होगा। उसके बाद मोशन जब चाहे अपनी तीनों एट्रीब्यूट पावर्स को जब चाहे स्विच कर सकता है। उसके लिए एक एट्रीब्यूट पावर को यूज करते हुए सेम टाइम पर दूसरी एट्रीब्यूट पावर को स्विच करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इस वक्त उसके ये तीनों की तीनों एट्रीब्यूट पावर उसके लिए बस एक छोटी सी ही अचीवमेंट है। मगर फिर दूसरी तरफ वो फार्मिस्ट कह रहा होता है कि अगर मोशन ने अपनी 4th अवेकनिंग कर ली तो फिर क्या होगा, फिर तो वो हमारी उम्मीदों से भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट का वो मास्टर ग्रैनी और मोशन से कह रहा होता है कि हमारा डिमोनिक कल्ट सेक्ट वो पिछले 40 साल से एक जगह रुका हुआ था, उसने कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं की थी। मगर आज हमें एक नया लीडर मिला है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा अब इत्मीनान के साथ वापस जा सकते हैं कि आगे चलकर हमें अपना नया लीडर मिलेगा, जो कि आगे चलकर हमारे सेक्ट को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और उसके साथ हमारा सेक्ट के जैसे नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। क्योंकि यान कांगो वो तो आए दिन एक ना एक सेक्ट पर कब्जा करता जा रहा है और मैं नहीं जानता कि मैं अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट को यान कांगो से कब तक दूर रख पाऊंगा। मगर फिर ग्रैनी कहती है कि मास्टर आप बेफिक्र हो जाएं, जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो खुद अपने डिमोनिक सेक्ट में वापस आएगा और ये खुद ही आकर अपनी एम्परर की चेयर संभालेगा। उसके बाद आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लड़का आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बनकर आएगा। और इतने में मोशन अंडे के जैसी कोई चीज उस मास्टर को देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, आप लोगों की बिल्डिंग्स में बहुत सारे रूम्स तोड़े हैं। ये सुनकर वो ग्रैंड मास्टर बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर हंसते हुए वहां से चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डाशू से वो सारी की सारी शिप्स वापस अपने अपने घरों को जा रही होती हैं और वहां पर वो ग्रैंडपा उन्हें जाता हुआ देखकर अपनी अंधी शायरी सुनाता है, जो कि किसी और की समझ में नहीं आती, मगर उसकी शायरी सिर्फ और सिर्फ उस डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर को ही समझ में आती है। उसे इस तरह वो शायरी पढ़ते हुए देखकर सब लोग बिल्कुल हैरान होते हैं कि आखिर ये बंदा क्या बकवास कर रहा है कि किसी की समझ में कुछ भी बात नहीं आ रही। मगर लास्ट में वो कहता है कि पता नहीं अब डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोगों को दोबारा देखने का मौका मिलेगा भी या नहीं। उसकी इस पोएट्री पर फिर दूसरी तरफ से उस शिप से आवाज आती है और वो आवाज उसी ग्रैंड मास्टर की होती है। वो कहता है कि यहाँ से जाते हुए हम लोग भी बहुत ज्यादा उदास हैं, मगर हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए थे वो मकसद हमने अचीव कर लिया है। बस एक मर्तबा मैं अपने डिमोनिक कल्ट सेक्ट को दोबारा से उसकी पहले वाली ग्लोरी तक पहुंचा दूं, उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो
भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर वो ब्लाइंड ग्रैंडपा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि सच में तुम तो ग्रैंड मास्टर बनना डिजर्व करते हो। वैसे भी अगर तुम मर जाते हो और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है तो तुम वैसे भी हेवन में बैठकर सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। और इस तरफ विलेज चीफ कहता है कि डिमोनिक कल्ट सेक्ट के उस मास्टर का स्टेट ऑफ माइंड सच में काफी हाई है। और वो ब्लाइंड ग्रैंडपा से कहता है कि तुम भी बिल्कुल उसके करीब के स्टेट ऑफ माइंड पे हो। मगर वहां पे मौजूद ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है कि ब्लाइंड ग्रैंडपा की स्टोरी तो एक रैंडम स्टोरी थी जो कि सिचुएशन के हिसाब से नहीं थी। मगर दूसरी तरफ अगर डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर की स्टोरी को देखें तो उसकी स्टोरी वो सिचुएशन के हिसाब से थी, जिसकी वजह से वो इस स्टोरी का एक हीरो बन गया है। ये बात सुनकर ब्लाइंड ग्रैंडपा कहता है कि तुम क्या जानो कि शायरी क्या होती है, तुम्हें तो शायरी की तो एबीसी भी नहीं आती। ये कहने के बाद वो सब लोग उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से मोशन को दिखाया जाता है जो कि शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए एक बर्फीले इलाके की तरफ आता है जहां पर बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं। और मोशन वहां पर आते ही अपनी स्वॉर्ड को अपने फिंगर्स के जरिए कंट्रोल करते हुए तेजी से जैसे ही थ्रो करता है तो वो स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से मूव करते हुए यहाँ वहां घूमना शुरू हो जाती है। और हम लोग कुछ ही देर के बाद का सीन देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि अब कई साल गुजर चुके हैं और मोशन अब बड़ा हो चुका है और वो अब स्वॉर्ड स्किल्स में काफी अच्छा हो गया है, जिसकी वजह से वो अब स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ इतने पावरफुल अटैक कर सकता है कि वो जब चाहे किसी माउंटेन को भी अपनी स्वॉर्ड के साथ काट कर उसके 2 टुकड़े कर सकता है। उसके पास अभी भी वही स्वॉर्ड होती है जो कि उसने योंगजियान ड्रैगन केव में हासिल की थी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट गोरिल्ला वहां पर एक जायंट एलिफेंट के साथ फाइट कर रहा होता है। वो जायंट एलिफेंट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस गोरिल्ला को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर मोशन कहता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ हमेशा यही देखता हूँ कि ये जायंट एलिफेंट हमेशा इसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे आता है। इसे मालूम नहीं है कि ये जगह इस जायंट मंकी की है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो जायंट मंकी फिर उस एलिफेंट को पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए उठाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद दूसरी तरफ फिर मोशन अपना वो हीलिंग रेलिक सीधा उस मंकी की तरफ थ्रो करता है तो वो मंकी उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उसके साथ वो उस एलिफेंट को पूरी तरह से शांत कर देता है। उसके आगे बहुत ही जोर से धारता है, जिसकी वजह से वो एलिफेंट बिल्कुल मूवमेंट करने के बजाय एक जगह बैठ जाता है। देखकर वो मंकी काफी ज्यादा खुश होता है और फिर उसी रैलिक को लेकर सीधा मोशन के पास आता है तो मोशन उससे कहता है कि ये चीज तुम रख लो, ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। तुम इसके जरिए स्टेट ऑफ माइंड को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके जरिए तुम किसी भी एनिमल को आसानी के साथ शांत कर सकते हो और इसके साथ तुम एविल थॉट से भी बच सकते हो। उस रैलिक को देखकर वो डीमन मंकी बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर इतने में अचानक वहां पर मोशन को एक जोरदार धार सुनाई देती है जो कि एक बर्ड की होती है। उस बर्ड को देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि इस तरह का बर्ड उसने पहले कभी भी डाशू में नहीं देखा था। और फिर उसे वहां पर एक बहुत बड़ी शिप दिखाई देती है जो कि उड़ते हुए सीधा उन लोगों की तरफ जा रही होती है। ये देखकर मोशन कहता है कि ये लोग यहाँ के नहीं लग रहे, मगर वो शिप उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वेपन्स लगे हुए होते हैं और ऊपर से वो दूर से काफी ज्यादा चमक रही होती है। और लिंगर कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी इस तरह की बोट नहीं देखी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़े सेक्ट की बोट है। और फिर मोशन उसे अच्छी तरह से चेक करने के लिए अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करता है तो उसे दिखाई देता है कि वो शिप बहुत सारे लोगों से भरी हुई है और उसके अलावा उसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं। और उसे वहां पर फिर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये पेंटिंग तो योंगजियांग पेंटिंग लग रही है और इस पेंटिंग में बहुत सारे रेलिक्स और ट्रेजर्स के मैप बने हुए हैं। मोशन उस जायंट मंकी से कहता है कि आखिर ये लोग डाशू का जियोग्राफिक मैप लेकर यहाँ पर क्यों आए हैं। उस शिप को गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये शिप तो यान कांगुओ की है और उसे ये बात भी पता चल गई थी कि यान कांगुओ वो डाशू के बिल्कुल एज तक पहुंच गया है। उन लोगों ने अपने शहर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो लोग अब डाशू के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं और उन लोगों ने डाशू का पूरा मैप बना लिया है। ये सोचकर ही मोशन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि कहीं ये लोग अब डाशू पर तो हमला नहीं करने वाले। और ऊपर से हम लोग उस फ्लाइंग बर्ड को देखते हैं जो कि अपनी एक आई के जरिए मोशन को देखता है तो वो वही विजुअल सीधा
उस शिप के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उस शिप में एक ऐसा मिरर लगा हुआ होता है जो कि उस शिप में मौजूद लोगों को नीचे का विजुअल दिखा रहा होता है। और वहां पे खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि ये लड़का नीचे खड़े होकर हमारी शिप की जासूसी कर रहा है। इतने में फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर जनरल किन को। जनरल किन वहां पर आते ही अपनी आई पावर का यूज करता है तो उसकी आंखों से एक बहुत ही तेज सर्च लाइट जैसी रोशनी निकलती है जिसकी वजह से मोशन को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। और दूसरी तरफ से वो जनरल वहां पे हर जगह को सर्च करता है, उसे वहां पर वो लड़का कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिस पर मोशन कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसकी आइस पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। वो फौरन से उस जायंट मंकी से कहता है कि तुम्हें इनसे छुपना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुम्हें देख लें, उसके बाद हो सकता है कि ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें, इसीलिए यहाँ से जल्दी निकल जाओ और कोई सेफ जगह ढूंढकर वहां पर छुप जाओ। ये कहने के बाद वो खुद उस शिप का पीछा करता है और कहता है कि पता नहीं यान कांगुओ ने यहाँ पर कितने लोगों को भेजा है, मुझे फौरन से अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को जाकर ये बात बतानी होगी कि इस वक्त डाशू खतरे में है। ये कहते हुए वो एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है और फिर से अपनी डिवाइन आइज से देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी उस शिप के पीछे पीछे जा रहे हैं। उन लोगों के कपड़ों को देखकर मोशन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग भी यान कांगुओ सेक्ट के लोग हैं, मगर ये शिप के पीछे छुप छुप कर क्यों जा रहे हैं, इन लोगों को तो इस शिप के साथ जाना चाहिए था। ये कहने के बाद वो दोबारा से उस शिप का पीछा करता है तो उस शिप में मौजूद वो लेडी कहती है कि ये लड़का दोबारा से हमारा पीछा करने लगा है, मगर जनरल किन कहता है कि इस लड़के को फिलहाल इग्नोर करो क्योंकि ये लड़का तो मेरी डिवाइन आइज पावर को ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। फिलहाल तुम उन दूसरे सेक्ट के असैसिनेटर्स पर फोकस करो जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं। वैसे भी हम लोगों को हमारे लॉर्ड ने यह ऑर्डर दिया है कि हम लोग उन सभी जगहों को जाकर अच्छी तरह से ब्लॉक कर दें जहां पर ट्रेजर्स मौजूद हैं, क्योंकि वैसे भी डाशू के लोगों ने हमारा कहना नहीं माना था, जिसकी वजह से अब डाशू के लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। और वहां पे मौजूद एक लड़की कहती है कि मैं डाशू के लोगों के साथ कपड़े का थोड़ा सा लेन देन शुरू करती हूँ, जिसके बाद मैं उन लोगों के बीच में रहकर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन भी कर लूंगी और मौका देखते ही उन लोगों के इंपीरियल मास्टर को खत्म कर दूंगी। मगर वो जनरल कहता है कि मुझे सख्ती से ऑर्डर दिया गया है कि मैं डाशू में आकर अच्छी तरह से सर्वे करूं और यहाँ पे मौजूद ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स का पता लगाऊं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मौजूद असैसिनेटर्स वो उनका पीछा कर रहे होते हैं, जिसके बाद हम लोगों को उस शिप में एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिस्टर जिन नियांग होता है। वो कहती है कि डाशू में आने के बाद मैंने यहाँ पर किसी भी गॉड को नहीं देखा है। यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्ट के लोग हैं जो कि खुद को डिवाइन गॉड्स कहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर के दम पर हमारे लॉर्ड का कहना नहीं मानते। इन लोगों ने हमारे बहुत सारे एम्परर्स को भी मारा है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री ने उन एल्डर्स को ट्रिब्यूट तक पेश नहीं किया, क्योंकि हमें उन लोगों की आज तक बॉडीज ही नहीं मिली। उस प्रिंसेस की बातें सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने वाला है। और वो प्रिंसेस कहती है कि आज यहाँ पर ये लोग किसी सूरत भी बचकर नहीं जाने चाहिए। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हम लोग डाशू में इतना अंदर तक आ गए हैं, मगर अभी तक हम लोगों को वो कहीं भी दिखाई नहीं दिए हैं। इतने में उस जनरल को फील होता है कि जैसे कोई शख्स उसके करीब आ गया है। और इस तरह फिर से जिन नियांग कहती है कि ब्रदर किन, तुम तो एक नेशनल टीचर के डिसाइपल हो, क्या तुम्हें लगता है कि नेशनल टीचर वो कभी भी मास्टर यान कांगुओ का कहना नहीं मानेंगे और उसके खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगे? मगर जनरल कहता है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाशू के लोगों से मिलने आए हैं। और डाशू वैसे भी काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर हमें ग्रेट वॉइड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस ग्रेट वॉइड के अंदर ही तो वो सारे के सारे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। यान कांगुओ को जो चीजें चाहिए उनमें से एक चीज वाइन है और दूसरी सिल्क थ्रेड और तीसरी राइस और अच्छी क्वालिटी की टी चाहिए। वो ये सारी चीजें उन ट्रेजर्स के बदले में एक्सचेंज कर सकता है। बस यही वजह है कि हम लोग अच्छी तरह से ट्रेड करना जानते हैं, जिसकी वजह से हमारा यान कांगुओ सेक्ट दुनिया का नंबर 1 सेक्ट है। और हम लोगों ने अपनी ट्रेड के दम पर ही बाकी के सारे सेक्ट्स को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है। मगर फिर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसा ही है और अगर नेशनल टीचर वाकई में यान कांगुओ का साथ देना चाहते हैं तो फिर सब करने की क्या जरूरत थी। सुनकर वो जनरल कहता है कि हमारा नेशनल टीचर वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के बारे में ही सोचता है। और जहाँ तक बात यहाँ पे मौजूद इन ट्रेजर्स की है
ये पूरा का पूरा इलाका यान कांगो के अंडर में आता है, इसीलिए यहाँ पे मौजूद जितने भी ट्रेजर्स हैं वो हम सब लोगों के लिए हैं। इसीलिए हमारा नेशनल सेक्ट वो दूसरे किसी भी सेक्ट को सपोर्ट नहीं करेगा जो कि यान कांगो सेक्ट के अगेंस्ट जाएगा। और फ्यूचर में सभी सेक्ट यान कांगो सेक्ट के बिल्कुल बराबर के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम लोगों के पास फिर गॉड्स की सपोर्ट भी आ जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो असैसिनेटर्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और इस तरह फिर सिस्टर जिन यांग कहती है कि ब्रदर किन तुम तो सच में लाजवाब हो, मगर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अभी भी कुछ ऐसे सेक्ट हैं जो कि हमें मारना चाहते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डिवाइन लॉ को यूज करते हुए हमारे नेशनल टीचर को मारना चाहते हैं। हम लोग यान कांग सेक्ट के वॉरियर होने के नाते अब इन लोगों को अपने रूल्स के हिसाब से यहाँ पर दफन करके जाएंगे। मगर इस तरफ वो जनरल कहता है कि सिस्टर नियांग क्या तुम आज यहाँ पर कहीं छुपने वाली हो या फिर तुम इंतजार कर रही हो कि वो असैसिनेटर्स आकर हम लोगों पर हमला करते हैं। मगर वो लड़की कहती है कि हमारे पास क्लियर ऑर्डर्स मौजूद हैं, हमारी ही पार्टी का कोई बंदा अगर हमारे साथ गद्दारी करता है तो उसे बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के फौरन से खत्म कर देना है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की शिप के ऊपर चारों तरफ से सोर्ड्स के साथ हमला हो जाता है और सारे ही असैसिनेटर्स उन लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर अचानक से उस शिप में मौजूद वो सभी लोग फिर उन पर काउंटर अटैक करते हुए उस शिप से बहुत बड़े बड़े आग के गोले उनकी तरफ थ्रो करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मोशन जो कि काफी तेजी से भाग रहा होता है, अचानक उसे बहुत बड़े बड़े धमाकों की आवाजें आने लगती हैं और लिंगर उससे कहती है कि जरा एक मिनट के लिए रुक जाओ। वो योंगजियान रिवर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जरा वहां देखो, ये रिवर तो पूरी लाल हो गई है। ये देखते ही फिर मोशन फौरन से अपनी डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है और देखता है कि उस रिवर में सिर्फ और सिर्फ खून है और वो पूरी की पूरी रिवर ही खून से पूरी तरह से लाल हो गई है। उसे दिखाई देता है कि उस रिवर में हर जगह लाशें ही लाशें हैं। मगर वो हैरान होकर कहता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे मरे हैं, जबकि ये सारे के सारे तो यान कांगो के सोल्जर्स हैं और ये यहाँ पर हम लोगों पर हमला करने के लिए आए थे। क्या ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं? और लिंगर कहती है कि योंगजियान रिवर तो बहुत ही बड़ी है, इसे पूरी तरह से लाल करने के लिए भी हजारों लोगों का खून चाहिए होगा, तब जाकर ये योंगजियांग रिवर पूरी तरह से रेड होगी। देखकर मोशन भी हैरान हो गया था और वो कहता है कि यकीन नहीं आता कि एक ही झटके में यहाँ पर हजारों लोग मारे गए हैं। मगर समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी की सारी डेड बॉडीज तो यान कांगो सोल्जर्स की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बोट में मौजूद जितने भी लोग हैं उन्होंने इन सभी लोगों को मारा हो? अगर ऐसा है तो फिर सच में उस बोट में बहुत ही अजीब तरह के लोग होंगे और वो यहाँ पर आए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग डाशू में कोई बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं। इतना कहने के बाद अचानक से वो जमीन पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाती है, जिस पर मोशन और वो लिंगर दोनों ही डर जाती हैं और वो लोग देखते हैं कि पहाड़ों से बर्फ पिघल कर नीचे गिरने लगी है। ये देखकर मोशन को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि अरे नहीं, ये लोग तो इस रिवर के बिल्कुल ऊपर फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस रिवर में बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगी है और अगर ये आइस बहुत ही तेजी से मेल्ट होने लगी तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है और ऊपर से इस रिवर में हजारों लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर बाढ़ आती है तो ये डेड बॉडीज अपने आप ही इसका रास्ता रोक लेंगी। मगर ये रिवर सीधा फिर हमारे विलेज की तरफ चली जाएगी और हमारा विलेज पूरी तरह से डूब जाएगा। और अगर हम लोग इस पूरी की पूरी रिवर को किसी डाउन स्ट्रीम की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं तो फिर नीचे मौजूद जितने भी छोटे मोटे विलेजेस हैं वो सारे ही डूब जाएंगे। इस वक्त हमारे विलेज में सिर्फ विलेज चीफ अकेला ही है और बाकी सारे लोग कुछ विलेजर्स की मदद करने के लिए गए हैं। वो फौरन से लिंगर से कहता है कि तुम जाओ और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को जाकर बताओ कि डाशू इस वक्त खतरे में है और मैं तब तक इस रिवर को रोकने के लिए किसी से मदद मांगता हूँ। ये कहने के बाद लिंगर फौरन से वहाँ से उड़ते हुए दूर चले जाती है और दूसरी तरफ फिर मोशन कहता है कि विलेज चीफ इस वक्त अभी भी विलेज में ही मौजूद है और उसकी बॉडी की वजह से वो कहीं जा भी नहीं सकता। यहाँ पर कोई और है जो मेरी मदद कर पाए? इतने में अचानक उसे याद आता है कि अरे हाँ, डाशू में तो एक और लड़की भी है। ये कहने के बाद वो फौरन से भागते हुए अपने ही विलेज के सामने से क्रॉस करते हुए तेजी से उस टेंपल की तरफ जा रहा होता है और उसका ग्रैंडपा कहता है कि इस लड़के को क्या हुआ है, इसे कौन सा नया खेल समझ में आ गया है, लगता है शायद ये थोड़ा सा बिजी है। इतने में वो देखता है कि उसके पीछे तो खून की एक बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी टेंपल में दिखाया जाता है उसी छोटी सी लड़की को जो कि उस टेंपल में स्टैचू के ऊपर बैठी हुई काफी बोर हो रही होती है और वो कहती है कि ये जगह कितनी बोरिंग है। मगर अचानक से उसे फिर मोशन की आवाज सुनाई देती है। वो उसका नाम पुकारता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरी बोरियत तो इतनी बढ़ती जा रही है कि मुझे अब उस लड़के की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मगर अचानक से मोशन की आवाज फिर से आती है तो वो लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है कि जरा एक मिनट रुको, क्या वो लड़का यहाँ पे दोबारा आ रहा
रहा है क्योंकि उसकी आवाज तो ऐसा ऐसा करीब होती जा रही है। इतने में अचानक मोशन उस टेंपल के अंदर आ पहुंचता है और कहता है कि शानपिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, चलो आ जाओ। मगर वो लड़की कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गए, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? पहले ही तुम सब कुछ यहाँ से ले जा चुके हो, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मगर मोशन उससे कहता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और उस फ्लड को यहाँ तक आने से रोको। मगर वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारी किसी भी हेल्प में कोई इंटरेस्ट नहीं, और ऊपर से ये ब्रॉन्ज स्टैचू भी यहाँ पर मौजूद है, अगर कोई यहाँ पर आ भी जाता है तो ये स्टैचू यहाँ पर खुद ही मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। मगर मोशन उसे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं इन चेन्स को काट कर तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। मगर वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये चेन्स तोड़ पाओगे? इतना कहने की ही देर थी कि मोशन अपनी सोट लेकर उस चेन पर हमला करते हैं, उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस पर वो लड़की भी बिल्कुल हैरान सी रह जाती है। इतने में अचानक वो ब्रॉन्ज स्टैचू हिलना शुरू हो जाता है और उससे आवाज आती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे टेंपल में आकर इन चेन्स को काटकर इस डीमन को आजाद करने की कोशिश की। क्या तुम नहीं जानते कि इस डीमन ने यहाँ पर कितने लोगों को मारा है? अगर तुम लोग इसे रिलीज कर देते हो तो ये यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को मारेगी। ये कहने के बाद वो ब्रॉन्ज गोल्ड स्टैचू फिर से उस लड़की को चेन्स के साथ लॉक कर देता है, और जिसे उसे खींचने लगता है तो मोशन उस चेन के ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है कि तुम कितने दोगले हो, तुम बस हमेशा अपने टेंपल पर बैठे रहते हो और कुछ भी नहीं करते। तुम यहाँ पर लोगों को आते हुए देखते हो और इस लड़की को देखते भी हो कि ये यहाँ पर लोगों को मारती है, मगर उसके बावजूद भी तुम इसे ऐसा करने से रोकते नहीं हो। तुम सिर्फ ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेरिट को बढ़ाना है। मगर वो ब्रॉन्ज स्टैचू कहता है कि तुम एविल स्पिरिट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मगर मोशन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा और मेरे ग्रैंडपा अगर वो डाउन स्ट्रीम विलेजेस की तरफ ना गए होते तो मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग हर साल डाउनस्ट्रीम विलेजेस की तरफ जाते हैं और वहां पे जाके लोगों की मदद करते हैं और उन्हें बड़ी बड़ी बर्फीली आइस और बड़े बड़े तूफानों से भी बचाते हैं। उन्होंने न जाने कितने ही लोगों की जानें बचाई हैं। ये कहने के बाद वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर जाने से रोक लेता है और उस लड़की को फौरन से अपनी बाहों में ले आता है और उस स्टैचू से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह मेरिट को अचीव करने से तुम एक गोल्डन बॉडी अचीव कर लोगे तो फिर मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने ऑलरेडी बहुत सारी गोल्डन बॉडीज को अचीव कर लिया होगा, क्योंकि वो तो हर वक्त ही लोगों की मदद करते रहते हैं, मगर वो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद वो अपनी मल्टीपल सोर्ड टेक्निक को यूज करते हुए दोबारा से उन गोल्डन चेन्स पर वार करते हुए उन्हें दोबारा से पूरी तरह से काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हैरान सी रह गई थी और अचानक से उसकी एक एविल स्माइल से ऐसा लगा कि शायद वो मोशन को फिर से खाने की कोशिश करेगी, मगर वो मोशन को लेकर उस टेंपल से भाग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ यहाँ से भागने में। जैसे ही वो लड़की आजाद होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मुझे उस टेंपल से छुटकारा मिला। और फिर मोशन उससे कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। ये कहने के बाद वो लड़की उस फ्लड की तरफ देखती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपने टेंपल से बाहर निकल आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझसे बचकर निकल सकते हो? डाशू ऐसी जगह है जहां पर डिवाइन आर्टिफैक्ट्स की भरमार है और यहाँ पर ग्रेट वॉइड की एविल स्पिरिट्स आती रहती हैं, इसीलिए उन एविल स्पिरिट को क्लीन अप करने के लिए यहाँ पर फ्लड्स आते रहते हैं। और अगर हम लोगों को एविल स्पिरिट को यहाँ से भगाना है तो इसके लिए कॉज एंड इफेक्ट्स को यूज करना होता है। मगर फिर मोशन उससे कहता है कि मुझे बस इतना मालूम है कि तुम भी इसी डाशू में मौजूद हो और मुझे बताओ कि क्या ये इतनी बड़ी बाढ़ तुम्हारे कॉज एंड इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आई है। ये सुनकर वो डीमन गर्ल हंसना शुरू कर देती है, जिस पर उस ब्रॉन्ज इमोर्टल स्टैचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फौरन से अपनी डिवाइन पावर को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फिर कुछ बड़े बड़े बुद्धा हैंड्स आ जाते हैं जो कि उस डीमन को और मोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो डीमन गर्ल उनसे बचते हुए बहुत ही तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करती है। तो वहां पर उसके सामने और भी बहुत सारे डिवाइन हैंड्स आ जाते हैं जिनसे बचते हुए वो काफी दूर निकल आई थी, मगर वो डीमन गर्ल फिर उस ब्लड को सीधा उस डिवाइन स्टैचू की तरफ डाइवर्ट कर देती है। तो वो बुद्धा स्टैचू फिर उस आइस फ्लड को अपने करीब आते हुए देखकर मोशन से कहता है कि तुम लोग ये मत समझ लेना कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। ये कहने के बाद वो उस फ्लड से खुद को बचाने के लिए अपनी मैजिक बेल को समन करता है जो कि उस फ्लड को अपने करीब आने से रोक लेती है और वो स्टैचू जैसे जैसे मंत्र पढ़ने लगता है तो उस बेल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बेल आहिस्ता आहिस्ता इतनी बड़ी हो जाती है कि वहां पे मौजूद जितना भी एरिया होता है वो उस पूरे एरिया को कवर कर लेती है और वो डीमन गर्ल उस बेल के अंदर आ जाती है, की वजह से वो फिर से चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि अरे
अरे नहीं, हम लोग फिर से पकड़े गए, अब हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसने हमें दोबारा से लॉक कर दिया है। मगर मोशन उस गोल्डन बेल को देखता है तो उसे याद आता है कि उसने पहले भी एक मॉन्क के साथ फाइट की थी, तो उस मॉन्क ने इस तरह की ही एक मैजिक बेल को यूज किया था। ये देखकर वो कहता है कि ये ब्रोंज स्टैचू आखिर गोल्डन बेल को कैसे समन कर सकता है, क्या ये भी उन लोगों के ही साथ है जिन्होंने मास्टर वान शेंग के ग्रेट यिन सेक के साथ फाइट की थी। और ऊपर से फिर वो डीमन गर्ल जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से मोशन के भी सर में दर्द होने लगता है और वो उस डीमन गर्ल की हेल्प करने के लिए एक पावरफुल अटैक करते हुए उस मैजिक बेल को तोड़ने की कोशिश करता है। मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो मैजिक बेल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और मोशन ये देखकर समझ जाता है कि अब हम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, शायद ये ब्रोंज स्टैचू हम लोगों को यहाँ पर मारना चाहता है। मगर इतनी ही देर में अचानक से एक सोड आती है जो कि उस पानी को काटते हुए तेजी से उस बेल से जाकर टकराती है और उसके अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो बेल कट जाती है। मगर वो ब्रोंज स्टैचू उस सोड को अपने करीब आता देखकर अपने हाथों से रोक लेता है और उस मैजिक बेल के कटने की वजह से उस डीमन गर्ल को भागने का मौका मिलता है और वो मोशन को लेकर वहां से निकल जाती है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो स्टैचू अपने हाथों से उस सोड को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सोड आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों से निकलते हुए सीधा उसके माथे पर जा टकराती है और वो स्टैचू अभी भी उसे होल्ड करने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही वो सोड थोड़ा सा पुश करती है तो उसके फोरहेड के अंदर घुस जाती है, जिस पर डिवाइन स्टैचू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे मारने की कोशिश की। ये कहने के बाद वो स्टैचू सीधा पानी में जा गिरता है और वो पूरा का पूरा फ्लड उसे बाहर ले जाता है। ये देखकर मोशन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ये सोड कहां से आई थी, ये तो काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोड विलेज चीफ की थी, उन्होंने ही शायद मुझे बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। और अगले सीन में हमें दोबारा से विलेज चीफ को दिखाया जाता है। वो ये सारी सिचुएशन दूर बैठे देख रहा होता है और वो कहता है कि लगता है कि शायद यहाँ पर कोई लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसे दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं। इतने में फिर अचानक से उस विलेज चीफ को ऊपर एक बर्ड दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर नजर रख रहा था। इतने में विलेज चीफ एक सोड रिलीज करता है जो कि उस बर्ड को भी पूरी तरह से खत्म कर देती है और वो बर्ड उस सोड से टकराने के बाद फिर सीधा उसी रिवर में जाकर गिरता है जो कि पूरी तरह से पहले ही खून में लाल हो चुकी थी। देखने के बाद फिर ग्रैंडपा कहता है कि लगता है कि अब डाशू में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।